हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं रीट के प्रीवियस ईयर पेपर बाल विकास के दोस्तों 15 क्वेश्चन की दोस्तों जो द्वितीय पाली में हुआ था, क्योंकि दोस्तों 2022 में 3 पेपर हुए हैं और ये दोस्तों दूसरा पेपर जो दोस्तों 24 जुलाई 2022 को द्वितीय पाली में हुआ था और जो दोस्तों प्रथम पाली में हुआ था वो पेपर मैं करा चुका हूँ और क्लास अपलोड भी है दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं अभी तक ना देखे हों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए हम सभी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। स्थिर स्थिर का मतलब होता है दोस्तों रुका हुआ, एक जगह पर रुकना। तो स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति प्रवृत्ति का मतलब होता है दोस्तों आदत को बनाए रखने के लिए कहा जाता है। शरीर स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दोस्तों समस्थित, दूसरा ऑप्शन संतुलन, तीसरा ऑप्शन बढ़ावा देना, चौथा ऑप्शन प्रेरणा। तो दोस्तों संतुलन तो बराबर होता है दोस्तों, ये नहीं होगा दोस्तों। प्रेरणा का कोई मतलब नहीं दोस्तों, बढ़ावा देने का भी कोई मतलब नहीं दोस्तों। जो हमारे क्वेश्चन में नहीं कहा गया है वो हमारा उत्तर नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर बढ़ावा देने का कोई मतलब नहीं, प्रेरणा का कोई मतलब नहीं, संतुलन का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जब बताया जा रहा है साफ साफ स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है, तो दोस्तों सम स्थित हो जाएगा। अगर सम स्थित ऑप्शन में ना होता तब संतुलन हो जाता। फिर दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, जीवन का अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। श्रृंखला का मतलब दोस्तों चैन, जैसे दोस्तों एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई हो उसकी बात की जा रही है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीवन का अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये किसके द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन डार्विन, दूसरा ऑप्शन है शेफर, तीसरा ऑप्शन है जर्सीड, चौथा ऑप्शन है स्पेंसर। तो दोस्तों इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये तथ्यात्मक है, इसको याद करने में ही भला हो पाएगा दोस्तों, इसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। तो ये कहा था भैया डार्विन ने। किसने कहा था? डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। फिर नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है कि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। दोस्तों जीन पियाजे की दोस्तों पूरी थ्योरी है दोस्तों, इनकी क्लास में जल्द ही करने वाला हूँ और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि उसमें हर एक इनके द्वारा कही गई बात जो बिंदु इन्होंने बताए सब मैंने उसमें अपने नोट्स बना लिए, उसमें किए हैं। अब उस पर वीडियो बनाऊंगा तो अपलोड कर दूंगा, आप सभी देख लीजिएगा। तो दोस्तों कौन सा चरण नहीं है, यहाँ पर जो अवस्थाएं बताई हैं कौन सी अवस्था नहीं है। तो दोस्तों जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था दोस्तों इंद्रिय जनित संवेदी गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष है। फिर दूसरी है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष है दोस्तों। फिर तीसरी अवस्था है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 है दोस्तों। और चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष है। 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं दोस्तों जीन पियाजे ने। तो अब ये इनमें से कौन सी अवस्था नहीं है। तो इंद्रिय जनित संवेदी गामक अवस्था ये है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। फिर पूर्व संक्रात्मक अवस्था बताई है, ये है, तो ये नहीं होगा। चक्रीय चरण औपचारिक ये भी बताई, ये नहीं होगा। लेकिन चक्रीय चरण की कोई अवस्था इन्होंने नहीं बताई, तो तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है आत्मसातकरण है दोस्तों, ये भी जीन पियाजे का ही क्वेश्चन है। आत्मसातकरण का मतलब होता है दोस्तों पूर्व ज्ञान में वातावरण से प्राप्त नवीन ज्ञान को जोड़ना या समन्वित करना। मतलब हमारे पास जो पहले ज्ञान है उसमें जो वातावरण से मतलब जो चीज़ें सीख रहे हैं उसमें नवीन ज्ञान को जोड़ना, वही है दोस्तों आत्मसातकरण। अब पूर्व ज्ञान क्या हुआ, जैसे भाई हम पहले जो बच्चों पे विशेषकर बात की गई, तो बच्चा जैसे मान लीजिए कुत्ता को पहले जानता था, घोड़ा नहीं जानता था, और जो उसने घोड़े को देखा तो उसने अपने पूर्व ज्ञान में जोड़ लिया कि ये भी कुत्ता है। तो यही है दोस्तों आत्मसातकरण। आत्मसातकरण दोस्तों एसिमिलेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एसिमिलेशन। ION होगा दोस्तों। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। विश्लेषण का मतलब दोस्तों इंग्लिश होती है एनालिसिस, मतलब इसको दोस्तों तोड़ना एक हिसाब से कहते हैं विश्लेषण का। और संश्लेषण जो होता है दोस्तों उसको जोड़ना है। दूसरा ऑप्शन है बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, ये भी दोस्तों
जीन पियाजे का ही बिंदु है स्कीमा। स्कीमा पहले ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। फिर तीसरा ऑप्शन आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना, ये भी दोस्तों अनुकूलन भी इन्होंने बताया दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले अनुकूलन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अनुकूलन का मतलब होता है वातावरण के अनुसार ढलने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। और अनुकूलन के ही दो भाग इन्होंने बताए दोस्तों, जीन पियाजे ही नहीं। पहला आत्मसात्करण एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान में वातावरण से प्राप्त नवीन ज्ञान को जोड़ना। और दूसरा समायोजन एकोमोडेशन, यहाँ पर क्या है दोस्तों, नवीन ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना या अंतर कर पाना। तो ये है दोस्तों अनुकूलन। तो बेहतर बदलने की प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं दोस्तों, आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना ये भी नहीं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब जैसे वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। तो दोस्तों स्कीमा के क्या मतलब हुआ यहाँ, स्कीमा दोस्तों जो इन्होंने बताया है उसमें बताया गया दोस्तों, जैसे कोई सूचना या जानकारियों के छोटे छोटे पैकेट जो बालक अपने मस्तिष्क में संग्रहित करता है, तो उसे स्कीमा कहते हैं। और स्कीमा से संबंधित एक शब्द और इन्होंने दिया स्कीम्स। अब जैसे बालक ने कोई जानकारी छोटे छोटे पैकेट के रूप में मस्तिष्क में संग्रहित कर लिया, तो इसको एक क्रम से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया स्कीम्स कहलाती है। दोस्तों आत्मसात्करण क्या है, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया हो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम सभी 25 तारीख को आप मतलब 25 तारीख तक आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीपी हिंदी के लगातार चलते रहें दोस्तों, और काफ़ी बेनिफिट मिलेगा दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर हल करने से। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर से एक अंदाज़ा लग जाता है और पैटर्न पता चल जाता है दोस्तों। क्योंकि जैसे सीडीपी बाल विकास की बात करें तो केवल एनईपी 2020 ही जुड़ा है इसमें, और बाकी पुराना सेम सिलेबस है दोस्तों। तो काफ़ी हेल्प मिलती है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर से पहले। फिर पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। निकटतम, पहला ऑप्शन दोस्तों सूक्ष्म प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है मेसो सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है एक्सो सिस्टम, चौथा ऑप्शन कालक्रम। तो निकटतम बात कीजिए दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो हमारे क्वेश्चन में नहीं किया गया वो हमारा उत्तर नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें अपना आंसर देना होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मतलब क्वेश्चन में अगर उस चीज़ का वर्णन नहीं किया गया है जो विकल्प में है, जैसे यहाँ पर कालक्रम का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है, तो कालक्रम का कोई मतलब नहीं, एक्सो सिस्टम का कोई मतलब नहीं। मेसो सिस्टम, निकटतम सूक्ष्म, छोटा, निकटतम छोटा, क्वेश्चन से संबंधित है दोस्तों, आप सभी देख पा रहे होंगे। यही है दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। छठवां क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। तो दोस्तों किस दिशा की ओर अग्रसर हैं, तो पहला ऑप्शन है कोशिका विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है जीवमित्र, तीसरा ऑप्शन है जानवरों का प्रायोगिक जनन, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है भैया कि उपरोक्त सभी। तो आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन का मतलब दोस्तों अभी वर्तमान, नया, शोध मतलब जो दोस्तों खोजबीन है, किस दिशा की ओर अग्रसर है, कोशिका विज्ञान की ओर, जीवमित्र की ओर, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। तो दोस्तों ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा, मतलब सभी हैं दोस्तों, क्योंकि आनुवंशिकता की बात की गई। भाई आनुवंशिकता तो कोशिका विज्ञान भी कर रहा, जीवमित्र भी जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन भी है, तो ये सब हैं दोस्तों, चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। जैविक का मतलब होता है दोस्तों शारीरिक से संबंधित होता है, जैसे हमारी शारीरिक ढांचा है, निर्माण है, आँख, ये सब दोस्तों जैविक कारक हैं, मतलब जैविक में आते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दोस्तों नहीं पूछा गया है, व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। पहला ऑप्शन दोस्तों तंत्रिका तंत्र, दूसरा ऑप्शन है वाहिनीहीन ग्रंथियाँ, तीसरा ऑप्शन है दैहिक संरचना, चौथा ऑप्शन है स्थितिजन्य संरचना। तो आप सभी जैसा समझ पा रहे हैं, देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जैविक का मैंने बताया दोस्तों शरीर से संबंधित होता है, मीन्स दोस्तों ये पूरी शारीरिक चीज़ों को वर्णन करता है। तो तंत्रिका तंत्र शरीर से संबंधित है, नहीं है पूछा गया है तो नहीं होगा। वाहिनी ग्रंथियाँ दोस्तों शरीर से संबंधित होती हैं, तो ये नहीं होगा, नहीं है पूछा गया है। दैहिक संरचना, दैहिक मतलब शारीरिक संरचना, लेकिन ये भी नहीं होगा दोस्तों। जो चौथा ऑप्शन है स्थितिजन्य संरचना, इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ये जैविक निर्धारक नहीं है स्थितिजन्य संरचना। फिर आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है दोस्तों।
पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है भिन्नता। भिन्नता का मतलब होता है दोस्तों अलगाव या दो व्यक्तियों में जो सोच, उनके सोचने का तरीका, उनके रंग रूप, ढांचा, शरीर अलग अलग होता है, वही दोस्तों भिन्नता। फिर है प्रत्यागमन, फिर समानता। तो आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है, इसमें पूछा गया है दोस्तों। मतलब कोई नहीं है वाले हमेशा क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, कोई तीन होंगे सही और एक कोई होगा जो नहीं होगा, और वही पूछ रहा उसे ही आपको बताना है। तो दोस्तों जैसे आनुवंशिकता के नियम में भिन्नता आती है भाई, सभी लोगों में भिन्नता पाई जाती है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अगर पूछा जाता हाँ तो लेकिन तीन होते, लेकिन भिन्नता है तो ये नहीं होगा, क्योंकि आनुवंशिकता तो बताती है ना कि हर कोई दूसरा व्यक्ति अलग होता है, आँखों का रंग, बालों का रंग, चेहरे की बनावट। फिर है दोस्तों प्रत्यागमन, समानता। प्रत्यागमन का मतलब होता है दोस्तों जैसे कोई एक बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में, एक कमज़ोर है, तो ये है, इसको कहा गया है प्रत्यागमन। और ये दोस्तों ये नियम किसने दिया है प्रत्यागमन का नियम? ये दिया है दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन, मतलब गाल्टन द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया जैसे कोई बच्चा प्रतिभाशाली है और एक कम प्रतिभाशाली है, तो ये स्थिति जो बनेगी ये प्रत्यागमन कहलाएगी। फिर है दोस्तों समानता। समानता का नियम हो दोस्तों जैसे माता पिता हैं, उन्हीं के अनुसार बच्चे के रंग रूप या ढांचे का निर्माण होना, या उन्हीं की तरह बाकी गुणों का भी होना, तो दोस्तों समानता होता है। तो यह ये भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या गया है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अभिप्रेरणा। ये तो दोस्तों हमारे मानसिक से संबंधित होता है, मोटिवेशन से संबंधित होता है। लेकिन ये सब जो तीनों हैं दोस्तों ये शारीरिक रूप से संबंधित होते हैं, मतलब आनुवंशिकता से संबंधित होते हैं। भाई समानता का मतलब होता है माता पिता के गुण धर्म आना बच्चे में। प्रत्यागमन का मतलब मैंने बताया दोस्तों कि जैसे दो बच्चे हैं, एक प्रतिभाशाली है, पढ़ने में तेज है, एक नहीं। भिन्नता तो अलग होता है दोस्तों, लेकिन अप्रेरणा का मतलब आनुवंशिकता से कोई मतलब नहीं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर 9वां क्वेश्चन दोस्तों, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है भाई? अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पर बाकी क्वेश्चन पे विचार करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मेरी समझ से अधिगम हो जाएगा। क्योंकि अधिगम किसे कहते हैं? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। और यहाँ पर घुमा फिरा के यही कहा गया है कि अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। विचारण नहीं होगा दोस्तों, प्रेरणा नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है कि शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, वो कौन से हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन है शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। दूसरा ऑप्शन है सिद्धांत, शिक्षण, उद्देश्य। फिर दोस्तों तीसरा ऑप्शन शिक्षा, क्रियाविद, फिर शिक्षक। फिर चौथा ऑप्शन दोस्तों महत्व, शिक्षक, वस्तुनिष्ठता। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि शिक्षा के जो प्रमुख आधार होंगे उसमें छात्र जरूर आएंगे, छात्र जरूर आएगा। तो भैया आप देखिए इसमें तीनों में छात्र नहीं दिया गया, केवल एक में दिया गया है दोस्तों। कि शिक्षक प्रमुख आधार, छात्र को कैसे छोड़ सकते हैं आप? तो छात्र को लेना ही पड़ेगा। तो शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। अब यहाँ पर भी छात्र की बात नहीं कही, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर दोस्तों साफ स्पष्ट हो रहा है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने बहुविधि का सिद्धांत प्रस्तावित किया है दोस्तों? पहला ऑप्शन है हार्वर्ड गार्डनर, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों फ्रायड, तीसरा ऑप्शन है विने, चौथा ऑप्शन थर्स्टन। तो भैया दोस्तों बहुविधि का सिद्धांत जो है वो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। इन्होंने दोस्तों 9 प्रकार की बुद्धि बताई है, जैसे तार्किक बुद्धि, शारीरिक गति, दूसरे के विचारों को समझ पाना दोस्तों, जैसे अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, प्रकृतिवादी। ये दोस्तों इस तरह की 9 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई है, संगीतीय बुद्धि। तो इन्होंने बहुविधि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। फिर दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाती? संसाधित का मतलब क्या हुआ भाई? जब कोई व्यक्ति, एक मिनट दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं का मतलब संसाधित या मतलब इकट्ठा कर रहा होता, मतलब मस्तिष्क में समझने की कोशिश कर रहा होता है, या उस पर चिंतन कर रहा होता है, या उसके बारे में चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, ये कैसे हुआ?
तो संसाधित हुआ मतलब, तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधियों को क्या कहलाते हैं? अधिगम का मतलब तो सीखना होता है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। मानसिक कल्पना है दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है विचारण, चौथा ऑप्शन संकल्पना। संकल्पना का भी कोई मतलब नहीं दोस्तों। कल्पना का अर्थ होता है दोस्तों, चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से सामने ना हो तो उनके बारे में सोचना ही कल्पना कहलाता है। तो मानसिक कल्पना होगा दोस्तों। अब यहाँ पर ये भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि जैसे घूमना, विचरना, क्या कहते हैं, विचरण। तो दोस्तों जो चलने की बात की गई है, चलने वाली मानसिक गतिविधि, तो हो जाएगी दोस्तों विचारण। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, क्लास कैसे रही है, क्लास कैसे है। और अगर कोई आपको मतलब अपना थॉट भी मतलब आपने मान लीजिए कोई हमसे गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही है, तो उसे भी आप दोस्तों इशू कर सकते हैं। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र। ये आपके माइंड में कोई आइडिया हो कि मतलब कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो उस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं दोस्तों कमेंट के माध्यम से। बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र दोस्तों, पहला ऑप्शन MA/CA इंटू 100, फिर दूसरा ऑप्शन दोस्तों CA/MA इंटू 100, फिर तीसरा ऑप्शन CA/100 अपाने में, चौथा ऑप्शन MA/BA। ये तो बकवास का कोई मतलब नहीं दोस्तों, BA नहीं होगा। अब भैया मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र। तो MA दोस्तों मानसिक आयु, CA वास्तविक आयु, तो इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसको भी याद कर लीजिए दोस्तों सूत्र को। बुद्धिलब्धि निकालने का क्या सूत्र होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट की तरह क्वेश्चन है। सीटेट में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? आंतरिक है, बाह्य है, स्वार्थी है, बाहरी है। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं एक बार दोस्तों, ऐसे हम सब बता देते हैं। आप दोस्तों सीता एक जगह काम करती है और वहाँ पर वेतन भी कम है और काम भी ज़्यादा पड़ता है, मतलब घंटे ज़्यादा हैं, और दूसरी जगह ज़्यादा पैसा मिलता है और वहाँ पर मतलब कोशिश करे तो मिल भी जाएगा, लेकिन वो कोशिश नहीं करती है। तो ये किस प्रकार की प्रेरणा है? पहला है आंतरिक, दूसरा है बाह्य, तीसरा है स्वार्थी। स्वार्थी तो होगा नहीं दोस्तों, बाह्य बाहरी, दोनों का अर्थ एक है दोस्तों। बाह्य बाहरी मतलब क्या, वो बाह्य का मतलब बाहरी होता है, तो दोनों कट गए। तो बचा कौन सा दोस्तों? पहला ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड जो ग्रुप्स बने हों उसमें। 15 नंबर क्वेश्चन है कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कौन कौन से हैं? पहला चेतन, दूसरा है अवचेतन, तीसरा है अचेतन, फिर इदम, अहम, पराहम, आनंद के सिद्धांत, रक्षात्मक प्रतिक्रिया। तो दोस्तों आनंद के सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है, रक्षात्मक दिया है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कौन से हैं, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। ये भी इन्होंने बताया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इदम, अहम, पराहम। इन्होंने 3 बातें बताई हैं दोस्तों, कि इदम में क्या सोचेगा बालक, अहम में क्या सोचेगा, पराहम में। तो फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक जो तत्व हैं वो इदम, अहम, पराहम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स जो हों, ग्रुप्स हों। और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।